नमस्कार। आज तारीख है 18 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ। तो आज के इस लेक्चर में हम कुल 6 यानी 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला है भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी में जो एक कूटनीतिक बदलाव आ रहा है। सही कहा। और दूसरा हम देखेंगे ब्रिक्स देशों के बीच साइंस और टेक का कोऑपरेशन। हाँ, और तीसरा मुद्दा है देश की नई 20,000 करोड़ रुपए की कार्बन क्रेडिट योजना को लेकर जो मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन है ना, उसको क्लियर करेंगे। चौथा टॉपिक होगा एनर्जी ट्रांजिशन की कीमत, यानी शारावती जल विद्युत परियोजना का जो विरोध हो रहा है उसको समझेंगे। और पांचवा है हमारी जेलों में जो हेल्थ क्राइसिस गहराता जा रहा है, उस पर एक डिटेल नजर डालेंगे। और आखिर में छठी खबर होगी हायर एजुकेशन में जो ये कॉलेज एफिलिएशन वाला सिस्टम है ना, उसको खत्म करने की NEP 2020 की योजना। तो खबरें तो काफी सारी हैं आज। खबरें तो हैं, लेकिन देखिए हमारा मिशन यहाँ सिर्फ इन हेडलाइंस को पढ़ना नहीं है। हमें इनके पीछे का जो क्यों और कैसे है उसको डीप डाइव करके समझना है। वही सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर बैकग्राउंड नहीं समझा तो फैक्ट्स याद नहीं रहते। सही बात है। अब जरा सोचिए, एक तरफ तो हम मिडल ईस्ट का डिप्लोमेटिक मैप बदल रहे हैं, ग्लोबल स्टेज पर अपनी धाक जमा रहे हैं। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ हमारी खुद की जेलों में 400% से ज्यादा भीड़ है। या फिर क्लीन एनर्जी के नाम पर हम अपने ही सबसे पुराने जंगल काटने का प्लान बना रहे हैं। तो जब देश एक ग्लोबल पावर बनने की राह पर है, तो ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों आ रहे हैं? यही तो समझना है आज। चलिए फिर इस पूरी पिक्चर को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी की। हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। मतलब अगर पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो प्रधानमंत्री ने GCC देशों के 15 दौरे किए हैं और इजराइल के 2 दौरे। बिल्कुल, जो पहले कभी नहीं हुआ। वही तो, पहले हमारी पॉलिसी देखकर ऐसा लगता था जैसे हम बरसों से एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, सबको खुश रखने का मंत्र था हमारा। हाँ, किसी को नाराज नहीं करना है। लेकिन अब अचानक से हम एक सॉलिड जमीन पर खड़े नजर आते हैं। हम कॉन्फिडेंटली अपनी शर्तें आंक रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि ये रातों रात तो हुआ नहीं होगा। इस बड़े डिप्लोमेटिक शिफ्ट का असली रीजन क्या है? देखिए, इसके पीछे ना एक बहुत ही क्लियर इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें तो GCC देशों के साथ हमारा लगभग $107 बिलियन का ट्रेड है। 107 बिलियन? अच्छा। हाँ, और वहाँ लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, तो स्टेक्स बहुत हाई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है ना, वो है दशकों पुराने ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट का टूटना। हाँ, ऑयल फॉर सिक्योरिटी मतलब वही पुराना अरेंजमेंट जहां अरब देश अमेरिका को तेल देते थे और बदले में अमेरिका उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन देता था। एकदम सही पकड़ा आपने। अब वो जो अमेरिका के नेतृत्व वाला सुरक्षा छाता था ना, उसमें छेद हो गए हैं। लीक कर रहा है वो छाता। हाँ, अभी हाल ही में जो इजराइल और ईरान के बीच टेंशन हुआ, उसने इस पूरे मॉडल की पोल खोल दी। अमेरिका ने बिना GCC देशों को कॉन्फिडेंस में लिए इजराइल का साथ दिया। और जब ईरान ने पलटवार किया तो वेस्टर्न कंट्रीज GCC के एयर स्पेस को पूरी तरह सिक्योर नहीं कर पाए। अब इन खाड़ी देशों को समझ आ गया है कि वो आंख बंद करके वेस्टर्न सिक्योरिटी सिस्टम पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो अब उनका अगला कदम क्या है? अब वो GCC+1 स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। मतलब उन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो सिर्फ हथियार बेचने या सिक्योरिटी के नाम पर फायदा ना उठाए, बल्कि एक लंबे समय तक इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी दे। और यहीं पर भारत एक नेचुरल चॉइस बनकर उभर रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक पहलू और है। हाँ, क्रिटिसिज्म वाला पार्ट, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से क्रिटिक्स इस पॉलिसी की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। सही बात है। उनका कहना है कि 25-26 फरवरी को प्रधानमंत्री का जो इजराइल दौरा था, उसकी टाइमिंग बहुत गलत थी, क्योंकि ठीक 28 फरवरी को इजराइल ने ईरान पर मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दिया। हाँ, ये सवाल तो उठा था। और कुछ आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे जो पुराने सहयोगी थे, जैसे पैलेस्टाइन और ईरान, उनको इस तरह साइडलाइन करना हमारी हिस्टोरिकल डिप्लोमेसी के खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है, इन बातों में कितना दम है? और हाँ, मैं क्लियर कर दूं कि हम यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस जो फैक्ट्स सोर्सेज में हैं उन्हीं को एनालाइज कर रहे हैं। ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था। और अगर हम इसको प्योर जियोपॉलिटिकल रियलिज्म के चश्मे से देखें तो ऐसी हाई लेवल डिप्लोमैटिक विजिट्स की डेट्स महीनों पहले तय हो जाती हैं। रातों रात तो टिकट बुक नहीं होती। वही तो, 28 फरवरी के हमले की खबर पहले से पब्लिक डोमेन में नहीं थी। और जहां तक बात ईरान या पैलेस्टीन को इग्नोर करने की है,
तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ना आखिरकार देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही आगे रखते हैं। जैसे कि चाइना ने किया। बिल्कुल। चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए। चाइना ने सैंक्शंस के बावजूद ईरान का 90% तेल खरीदा, सस्ते में फायदा उठाया। लेकिन जब ईरान पर असली संकट आया तो चाइना ने क्या किया? सिर्फ स्टेटमेंट देके छोड़ दिया होगा। सही कहा, सिर्फ बयानबाजी की। रशिया ने भी ईरान के साथ 20 साल की ट्रीटी साइन की थी, पर निभाई नहीं। तो भारत यहाँ इमोशंस में बहने के बजाय अपने नेशनल इंटरेस्ट्स यानी एनर्जी सिक्योरिटी और डायास्पोरा को सेव कर रहा है। मतलब हमने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स से खुद को डिहाइफनेट कर लिया है। हर देश से उसके अपनी मेरिट पर बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। ये तो हुई बायलैटरल रिलेशंस की बात। लेकिन जब हम ब्रिक्स जैसे मल्टीलैटरल बहुपक्षीय मंचों की तरफ देखते हैं तो स्टोरी थोड़ी अलग लगती है। हाँ, वहाँ डायनामिक्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। आमतौर पर जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है डीडॉलराइजेशन या फिर ग्लोबल साउथ की पॉलिटिक्स। लेकिन इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी एसटीआई कॉर्पोरेशन है, उसकी बात तो कोई करता ही नहीं। जबकि वहाँ काफी कुछ हो रहा है। वही मैं पूछने वाला था, क्या वहां ग्राउंड पर सच में कुछ हो रहा है या बस एमओयू साइन हो रहे हैं और फोटो ऑप चल रहा है? देखिए, पेपर्स पर तो काफी प्रोग्रेस हुई है। 2015 में एक एमओयू साइन हुआ था, जिसके बाद से एसटीआई इस ग्रुप का एक बड़ा स्ट्रैटेजिक पिलर बन गया है। अच्छा। पहले इनका फोकस सिर्फ बेसिक साइंस पर था, पर अब इन्होंने पूरा गियर शिफ्ट कर लिया है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पब्लिक हेल्थ और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर फोकस कर रहे हैं। 2025 का जो एआई डिक्लेरेशन आया था वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, वहां से इन्होंने एआई को सेंटर में ला दिया है। बिल्कुल। और एक ब्रिक्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर भी सेटअप किया गया है ताकि जो लैब में रिसर्च हो रही है वो सीधा मार्केट तक पहुंचे। एक सेकेंड, मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगा। मैं सुन रहा हूँ कि टेक ट्रांसफर सेंटर बन गया, एआई डिक्लेरेशन हो गया, लेकिन जरा ग्राउंड रियलिटी तो देखिए। हाँ बोलिए। अब ब्रिक्स में सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथियोपिया भी जुड़ गए हैं। अगर हम साउथ कोरिया या यूएस के रिसर्च बजट से इनको कंपेयर करें तो चाइना को छोड़कर बाकी सारे ब्रिक्स देश आरएनडी में बहुत पीछे हैं। ये तो एकदम सटीक बात है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इनके पास रिसर्च पर खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है तो सिर्फ एआई पर भाषण देने से क्या होगा? आपका ये पुशबैक काफी वैलिड है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर हैं, इरीना देजीना, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यही पॉइंट आउट किया है। अच्छा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दिखाया कि अगर आप चाइना को इक्वेशन से हटा दें तो बाकी ब्रिक्स देशों का जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन आरएनडी है यानी जीएआरडी, वो उनकी जीडीपी के मुकाबले बहुत ही कम है, ना के बराबर होगा। हाँ। और अब जब नए देश जुड़ गए तो ये ग्रुप और भी ज्यादा हेट्रोजेनस हो गया है। मतलब सबकी जरूरतें अलग अलग हैं। बिल्कुल। एक तरफ इथियोपिया है जिसको बेसिक टेक चाहिए, दूसरी तरफ यूएई है जिसके पास पैसा बहुत है पर रिसर्च बेस कम है, और तीसरी तरफ चाइना का टेक डोमिनेंस है। इन सब के इंटरेस्ट को मैच करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में सोल्यूशन क्या है? क्योंकि अगर हर साल किसी नए देश के पास प्रेसिडेंसी जाएगी तो हर साल फोकस भी बदल जाएगा। यही तो सबसे बड़ा लूप होल है इस सिस्टम का। अभी इनके पास कोई परमानेंट मैकेनिज्म नहीं है। अगर ब्रिक्स को सच में एक ग्लोबल साइंस पावर बनना है तो उन्हें यूरोपियन यूनियन के होराइजन प्रोग्राम जैसा एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनाना ही पड़ेगा। एक ऐसी बॉडी जो सालों तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सके। सही कहा, जो इनके फंड्स और प्रोजेक्ट्स को मैनेज करे। और 2026 में भारत ब्रिक्स प्लस का प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो हमारे पास एक बड़ा मौका है इस बिखरे हुए सिस्टम को ठीक करने का। बिल्कुल, भारत इसमें लीडरशिप दिखा सकता है। चलिए, इंटरनेशनल टेक फोरम से निकलकर अब जरा वापस अपने देश की डोमेस्टिक पॉलिसी पर आते हैं। हाँ, वहां भी तो काफी हलचल है। हलचल क्या, बजट में भी जो 20,000 करोड़ रुपए की कार्बन क्रेडिट योजना अनाउंस हुई है उसको लेकर एक अजीब सा कंफ्यूजन बन गया है। मैंने भी देखा, मीडिया में अलग ही नैरेटिव चल रहा है। वही ना, मीडिया के एक हिस्से को और आम लोगों को लग रहा है कि ये फंड फार्मर्स के लिए है, कि किसान अपने खेतों में पेड़ लगाएंगे, कार्बन एब्जॉर्ब करेंगे और सरकार उनको पैसे देगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो इससे बिल्कुल अलग है। वही, मैं जब डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था तो मैंने सोचा ये तो एग्रीकल्चर के लिए है ही नहीं। मुझे तो ये ऐसा लगा जैसे सरकार किसी बड़ी फैक्ट्री की चिमनी पर एक बड़ा सा वैक्यूम क्लीनर फिट करना चाहती है। आपने जो चिमनी और वैक्यूम क्लीनर वाला एग्जाम्पल दिया ना, ये टेक्निकल लैंग्वेज में इस पॉलिसी का एग्जैक्ट मीनिंग है। ये जो 20,000 करोड़ हैं, ये पूरी तरह से सीसीयूएस टेक्नोलॉजी के लिए ईयरमार्क्ड है। सीसीयूएस, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। और किसान इस फंड से बाहर क्यों है? देखिए, सीसीयूएस का फुल फॉर्म है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। हमारे देश में सीमेंट, स्टील
और रिफाइनरीज जैसे कुछ सेक्टर्स हैं जिन्हें हार्ड टू अबेट कहा जाता है। मतलब जहां पोल्यूशन कम करना लगभग नामुमकिन है। हाँ, क्योंकि आप एक बड़े स्टील प्लांट को सिर्फ सोलर पैनल से तो नहीं चला सकते ना। वहाँ कोयला जलेगा और धुआं तो निकलेगा ही। इसे टेक्निकल भाषा में पॉइंट सोर्स एमिशन कहते हैं, यानी पोल्यूशन एक स्पेसिफिक चिमनी से निकल रहा है। तो वहां वो वैक्यूम क्लीनर काम आएगा। एग्जैक्टली। CCUS टेक्निक उस धुएं में से कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में फैलने से पहले ही चिमनी पर कैप्चर कर लेती है। उसके बाद उस कार्बन को या तो किसी केमिकल में कन्वर्ट करते हैं या जमीन के काफी नीचे स्टोर कर देते हैं। अच्छा, तो ये टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एग्रीकल्चर का एमिशन पैटर्न अलग होता है। खेतों से जो मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है वो किसी एक पाइप या चिमनी से थोड़ी निकलती है। वो तो पूरे खेत में फैली होती है। सही कहा, उसको डिफ्यूज्ड इमिशन कहते हैं। और मिट्टी में कार्बन स्टोर करना एक अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत को अपना नेट जीरो टारगेट पूरा करना है तो हमें चिमनी और मिट्टी दोनों के लिए अलग-अलग और स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज चाहिए होंगी। तो मतलब इंडस्ट्री के लिए ये 20,000 करोड़ का फंड सही है? हाँ, पर किसानों के लिए एक अलग कार्बन फार्मिंग पॉलिसी लानी पड़ेगी। दोनों को एक ही ब्रैकेट में डाल देने से ये कम्युनिकेशन गैप आया है। अब यहाँ एक और बड़ा ही डीप विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए, एक तरफ तो हम हवा से कार्बन खींचने के लिए हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट बचे, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर वही क्लीन एनर्जी पैदा करने के लिए हम अपने ही पुराने जंगलों को काटने पर तुले हैं। आप शारावती प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सरकार का टारगेट है कि 2030 तक हमारी 50% एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल से आए। टारगेट तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उस क्लीन एनर्जी के नाम पर इकोसिस्टम को तबाह करना जस्टिफाइड है? ये शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस बात का परफेक्ट टेस्ट केस है कि इस एनर्जी ट्रांजिशन की असली कीमत कौन चुका रहा है। उस प्रोजेक्ट में डिटेल में क्या हो रहा है? कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट प्रपोज किया था। स्टार्ट में इसका बजट करीब 4800 करोड़ था, जो अब बढ़कर 10,240 करोड़ हो गया है। कॉस्ट तो डबल से भी ज्यादा हो गई। हाँ, लेकिन फाइनेंशियल कॉस्ट से बड़ी प्रॉब्लम इकोलॉजिकल कॉस्ट है। ये प्रोजेक्ट वेस्टर्न घाट्स में प्रपोज्ड है, ठीक उस जगह जहां शारावती लायन टेल्ड मकैक सेंचुरी है। अरे, वो तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बिल्कुल। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगभग 7 से 8,000 पेड़ काटने का प्लान था। 8,000 पेड़? लेकिन सरकार का आर्ग्यूमेंट यही होगा कि अगर कोयले से हटना है और रात को जब सोलर पावर नहीं आती तो ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स तो जरूरी हैं। आर्ग्यूमेंट तो यही है। फिर भी हाई कोर्ट और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इस पर रोक क्यों लगा दी? क्योंकि हर चीज जो क्लीन टैग के साथ आती है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती। ये एक पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है जिसमें पहाड़ों के अंदर लंबी सुरंगें बनानी पड़ती हैं, पानी को हैवी मोटर्स से ऊपर नीचे पंप किया जाता है। तो वहां की जमीन उसके लिए सूटेबल नहीं है? लोकल्स और एक्सपर्ट्स ने बताया कि वेस्टर्न घाट्स का ये हिस्सा बहुत फ्रेजाइल है। हैवी बारिश में यहाँ वैसे ही लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं। अगर इतना हैवी कंस्ट्रक्शन हुआ तो उन मकाक बंदरों का घर तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और लैंडस्लाइड का खतरा अलग से। सही बात। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की एक एक्सपर्ट कमेटी ने क्लियर लिखा है कि इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली एनर्जी के फायदे बहुत कम हैं, जबकि इसका इकोलॉजिकल और सोशल नुकसान इरिवर्सिबल है। क्लीन एनर्जी के चक्कर में आप नेचर के साथ वॉर नहीं कर सकते। सही तो। नेचर और डेवलपमेंट के इस क्लैश से निकलकर अब जरा एक और क्लैश की तरफ आते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर ही चल रहा है। कौन सा क्लैश? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन राइट्स का क्लैश, और वो भी सोसाइटी के उस सेक्शन के लिए जिसको हमने लगभग भुला ही दिया है, हमारे कैदी, प्रिजनर्स। हाँ, ये एक बहुत ही निग्लेक्टेड एरिया है। कानून तो ये कहता है ना कि जब कोई जेल जाता है तो उसकी आज़ादी छीनती है, पर उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स, उसकी हेल्थ का राइट तो उसके पास रहता है। फिर हमारी जेलों में इतना बड़ा हेल्थ क्राइसिस क्यों चल रहा है? क्योंकि जो राइट्स कागज पर है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अभी वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी सेंट्रल करेक्शनल होम का डेटा आया है और वो सच में डरावना है। क्या फिगर्स है वहाँ के? अगस्त 2025 से मार्च 2026 के बीच वहाँ 52 यानी 92 कैदी HSV से इन्फेक्टेड हुए, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उनमें से 7 लोगों की मौत हो गई। वेट एक सेकेंड, HSV मतलब हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस ना? ये तो आम जनता में बहुत कॉमन है, इससे मौत कैसे हो सकती है? यही तो असली मुद्दा है।
HSV यूजुअली फेटल नहीं होता, लेकिन सोचिए जब एक जेल अपनी कैपेसिटी से 171% ऊपर चल रही हो, वहां ना प्रॉपर खाना हो ना सफाई, तो इम्यूनिटी तो गिरेगी ही। हाँ, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और जब इम्यूनिटी गिरती है तो वही आम वायरस सीधा दिमाग पर अटैक करता है और फेटल एन्सेफेलाइटिस बन जाता है। अरे बाप रे। ऐसी ओवरक्राउडेड जगहों पर किसी बीमार को आइसोलेट करना या बेसिक हाइजीन मेंटेन करना एक लग्जरी बन चुका है। कैंडी सब जेल का डेटा देख लीजिए, 2023 में वहां ओवरक्राउडिंग 400% तक पहुंच गई थी। 400%? मतलब जहाँ एक इंसान के सोने की जगह है वहाँ 4 लोगों को ठूस दिया गया है। ऐसे माहौल में तो बीमारियां आग की तरह फैलेंगी। बिल्कुल फैलती हैं। मैंने द लैंसेट की एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि आम लोगों के मुकाबले कैदियों में टीबी होने का खतरा 5 गुना ज्यादा होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या सरकार को और डॉक्टर्स भेजनी चाहिए जेलों में? देखिए, डॉक्टर्स के पहले से ही भारी कमी है। पूरे देश में जेल मेडिकल ऑफिसर्स की 43% पोस्टें खाली हैं। 5.7 लाख कैदियों पर सिर्फ 25 साइकोलॉजिस्ट हैं। ये तो बहुत ही खराब रेशो है। लेकिन इसका कोर सोल्यूशन सिर्फ हेल्थ सेक्टर में नहीं है। इसका इलाज बैठा है हमारी जुडिशरी में। जुडिशरी में? वो कैसे? क्योंकि हमारी जेलों में जो भीड़ है ना, उसमें से ज्यादातर लोग कन्विक्टेड क्रिमिनल्स नहीं हैं। वो अंडर ट्रायल्स हैं, यानी विचाराधीन कैदी। जिनका केस अभी चल रहा है। हाँ, वो छोटे मोटे जुर्म में अरेस्ट होते हैं, उनके पास बेल भरने के पैसे नहीं होते और वो सालों तक अपने केस की हियरिंग का वेट करते हुए ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूरी है। बिल्कुल। इस भीड़ को कम करने का एक ही परमानेंट रास्ता है, अंडर ट्रायल केसेस को फास्ट ट्रैक किया जाए और छोटे क्राइम्स के लिए जेल भेजने के बजाय कम्युनिटी सर्विस जैसी सजा दी जाए। हाँ, कोविड के टाइम पर किया तो था हमने। वही मैं कहने वाली थी। 2020 में हमने हजारों कैदियों को पैरोल पर छोड़ा था। तो सिस्टम अगर चाहे तो भीड़ कम कर सकता है, इंटेंशन होनी चाहिए। सही बात है। मतलब एक आउटडेटेड सिस्टम को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। और अगर हम पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ने की बात कर ही रहे हैं तो चलिए आज के आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम। स्पेशली हायर एजुकेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, मैं इस कॉलेज एफिलिएशन वाले सिस्टम के बारे में सोच रहा था। मुझे तो ये सिस्टम ऐसा लगता है जैसे किसी शहर के 100 रेस्टोरेंट्स को ऑर्डर दे दिया गया हो कि बॉस, सबका मेन्यू एक ही होगा, रेसिपी भी एक होगी और इंग्रेडिएंट्स भी एक ही दुकान से आएंगे। ये एनालॉजी बहुत एप्ट है। अब चाहे किसी रेस्टोरेंट का शेफ कुछ नया ट्राई करना चाहे, कुछ इनोवेटिव बनाना चाहे, वो नहीं कर सकता क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी का मेन्यू ब्लाइंडली फॉलो करना है। तो ये NEP 2020 आखिर इस सिस्टम को खत्म क्यों कर रहा है? क्योंकि इस सिस्टम में एक बोझ बन चुका है। आज एक स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर 400 से 500 कॉलेजेस अफिलिएटेड होते हैं। 500 कॉलेजेस एक यूनिवर्सिटी पर? हाँ, तो उसका नतीजा क्या होता है? यूनिवर्सिटी का 80% टाइम और रिसोर्सेज सिर्फ पेपर सेट करने, एग्जाम कंडक्ट कराने और लाखों कॉपियां चेक करने में निकल जाता है। फिर रिसर्च कब करेंगे वो लोग? वही तो, जिस यूनिवर्सिटी का काम नई नॉलेज क्रिएट करना था, रिसर्च करना था, वो बस एक क्लेरिकल मशीन, एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी बन के रह गई है। और उन बेचारे कॉलेजेस का क्या हाल है? उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। अगर किसी कॉलेज को लगता है कि उसके लोकल मार्केट में कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री आई है और उन्हें एक नया कोर्स शुरू करना चाहिए, तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। पहले यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, पहले बोर्ड ऑफ स्टडीज से अप्रूवल लो, फिर एकेडमिक काउंसिल जाओ, फिर सिंडिकेट से पास कराओ। इसमें सालों लग जाते हैं। इंजीनियरिंग और IT जैसी फील्ड्स में तो हर 6 महीने में टेक बदल जाती है। और हमारा सिलेबस 10 साल पुराना चल रहा होता है। एग्जैक्टली। जब तक बच्चा वो कोर्स करके ग्रेजुएट होता है, वो स्किल्स मार्केट में आउटडेटेड हो चुकी होती हैं। तो NEP 2020 का प्लान क्या है इसके लिए? क्या कल से सारे कॉलेजेस खुद ही आजाद हो जाएंगे? नहीं, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। NEP का टारगेट है कि अगले 15 सालों में इस एफिलिएशन सिस्टम को फेज आउट किया जाए। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने नाम दिया है ग्रेडेड ऑटोनॉमी। ग्रेडेड ऑटोनॉमी मतलब स्टेप बाय स्टेप। सही पकड़ा। जो कॉलेजेस ऑलरेडी अच्छी एजुकेशन दे रही हैं, जिनके पास NIRF या NBA की रैंकिंग और एक्रेडिटेशन है, उन्हें सबसे पहले ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो वो अपना सिलेबस खुद सेट कर पाएंगे। हाँ, अपना सिलेबस खुद बनाएंगे, अपने एग्जाम्स खुद लेंगे और आगे चलकर अपनी डिग्री भी खुद ही ग्रांट कर पाएंगे। इससे कॉलेजेस को फ्रीडम मिलेगी कि वो मार्केट डिमांड के हिसाब से जल्दी अडेप्ट कर सकें। अरे वाह! तो अगर आज के इस पूरे विश्लेषण को हम एक धागे में पिरोएं तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। भारत एक बहुत बड़े ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। बिल्कुल। मैक्रो लेवल पर देखें तो हम मिडिल ईस्ट में अपनी डिप्लोमेटिक शर्तें रख रहे हैं, ब्रिक्स में AI और टेक पॉलिसी को शेप दे रहे हैं और एनवायरनमेंट के लिए इंडस्ट्री की चिमनी पर
वैक्यूम क्लीनर लगा रहे हैं। लेकिन माइक्रो लेवल पर कहानी थोड़ी अलग है। वही मैं कहने वाला था। ग्राउंड लेवल पर हम अभी भी बेसिक चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो शरावती के जंगलों का इकोसिस्टम हो, जेलों में ओवरक्राउडेड बीमारियां हो, या फिर हमारे कॉलेजेस का वो आउटडेटेड सिलेबस। आपने बहुत ही सटीक समरी दी है इसकी। और इस सबसे एक बहुत ही डीप सवाल उठता है जो शायद सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? देखिए, आज हमने जितनी भी पॉलिसीज डिस्कस की, चाहे वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक, वो सब टॉप डाउन अप्रोच पर बनी है। ऊपर से नीति बनाई और नीचे इम्प्लीमेंट कर दी। कागज पर सब परफेक्ट लगता है, पर ग्राउंड की रियलिटी टकराती है। वही बात है। जब ये टॉप डाउन पॉलिसीज जमीन पर आती हैं, तो लोकल एनवायरनमेंट, आम लोगों की जरूरतों और सिस्टम की पुरानी कमियों से क्लैश करती हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम विकास या डेवलपमेंट को सिर्फ एक रिजिड टारगेट मानना छोड़कर इसको एक कंटिन्यूअस नेगोशिएशन की तरह देख सकते हैं? एक कंटिन्यूअस करेक्शन प्रोसेस की तरह। हाँ, क्या हम सिर्फ पेपर टारगेट्स के पीछे भागने के बजाय रास्ते में आने वाली ग्राउंड रियलिटीज और लोकल आवाजों को सुनकर अपनी पॉलिसी में सुधार करने के लिए तैयार हैं? क्या बात है, ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। विकास कोई 100 मीटर की रेस तो है नहीं कि बस फिनिश लाइन क्रॉस कर ली और हो गया। ये एक मैराथन है जिसमें हर मोड़ पर बैलेंस बनाना पड़ता है। सही बात है। तो आज आप लोग जब ये चर्चा सुनने आए थे तो शायद सोचा होगा कि ये तो 6 अलग-अलग खबरें हैं, लेकिन असल में ये सब एक ही किताब के अलग-अलग पन्ने हैं। एक बदलते हुए और निखरती हुई आइडेंटिटी वाले भारत की कहानी। बिल्कुल। नमस्कार, आज तारीख है 18 मार्च